स्वागत है आपका पाथवेट के अंदर। मेरा नाम है कुमार। अभी तक मैं अध्याय 1 और 2 करा चुका हूँ। यह अध्याय 3 है जिसका नाम है प्रस्तावना। तो बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उद्देशिका आती है, मतलब प्रस्तावना का जो दूसरा नाम था वो उद्देशिका था। क्या थी ये पढ़ते हैं। संविधान के प्रारंभ में सामान्य रूप से एक प्रस्तावना दी गई जिसके द्वारा संविधान के प्रमुख उद्देश्यों को भली भांति समझा जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है और उद्देशिका को संविधान का सार माना गया है। अब देखो, सार का मतलब होता है समरी, यानी संविधान के अगर मैं बोलूँ कि भारत के संविधान की समरी से माना गया तो आप फटाफट बोल दोगे भैया उद्देशिका को बोला। अब इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये बहुत बार एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है। जो छोटे एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल एसएससी जीडी हुआ, ग्रुप डी के एग्जाम हुए, वहां पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आप कहोगे प्रस्तावना को। ठीक है। अब उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है ये कब आती है हमारे देश के अंदर, मतलब कब संविधान के अंदर इंटैक्ट होती है, ये होती है। उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, जिसके संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए गए। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब देखो, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि जो हमारी प्रस्तावना है भारत के संविधान में कब स्वीकार कर ली गई, तो आप बोलोगे 22 जनवरी 1947 को। दूसरा प्रश्न उठता है कि पहली बार उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का विचार किसने रखा, तो आप बोलोगे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा, तो ये 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के संविधान से उद्गृत है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। और ये शब्द कहां से लिए गए थे, ये फ्रांस से लिए गए थे। ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता का प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 में मिति मार्गदर्शी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अलंकृत, अधियामित और आत्म समर्पित करते हैं। तो देखो, ये प्रस्तावना थी। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले देखो, प्रस्तावना को पढ़ना है ना, तो आप इस प्रस्तावना को एक पेज पे पूरी लिख लो। और अब बोलोगे भैया कहाँ मिलेगी, किसी भी एनसीईआरटी किताब खोल लो। एनसीईआरटी की किताब में पहला जो पेज होता है ना, वो प्रस्तावना का ही होता है। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम है तो भैया इंग्लिश में लिख लो, हिंदी मीडियम तो हिंदी में लिख लो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अब आपको पता लगेगा उद्देश्य का के प्रस्तावना के जो उद्देश्य थे, इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स आएंगे जो आगे जो मैं बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय राज्य का विवरण बोला गया है। ठीक है। ये शब्द मैंने अभी बोले हैं जब मैंने उद्देश्य का रीड आउट की थी। भारत के समस्त नागरिकों के लिए प्रावधान अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आ गया इंपॉर्टेंट। देखो, भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो आप बोलोगे भैया 3 प्रकार का न्याय है। पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है, तीसरा राजनीतिक प्रकार का न्याय है। ठीक है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो मैंने बोला भैया यहाँ पे स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई, तो आप बोलोगे 5 प्रकार की तो स्वतंत्रता दे रखी है, 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है। और प्रतिष्ठा और अवसर, तो समानता कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की होगी, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की। ये 3 बहुत बार को अगर क्वेश्चन डीप बनाना चाह रहा है ना, तो यहाँ से बन जाता है इस तरीके से कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार का न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की। प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की। ठीक है, ये रहे वो 5 प्रकार। और प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की समानता यानी इक्वालिटी की बात की गई है, 2 प्रकार की, और ये वो दोनों। ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना क्या है, बंधुत्व है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, ये क्वेश्चन के लिए
तो सबसे पहले 1960 में केस होता है बेरुवारी यूनियन वर्सेस स्टेट मामले में। 1960 में बेरुवारी मामले में 1960 उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कि 1960 में जो केस हुआ था बेरुवाली यूनियन वर्सेस स्टेट, ये स्टेट का मतलब भारत सरकार, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो हमारी प्रस्तावना है वो भारत का संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु यह सहमति प्रकट की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। ठीक है, कुंजी है। बट इसके ठीक लगभग 13 साल बाद एक और केस आता है जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, यानी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व राय को खारिज कर दिया। यानी 1960 के बीच में जो हमारी उच्चतम न्यायालय ने जो मांग रखी थी कि प्रस्तावना भारत का संविधान नहीं है, इस लाइन को उन्होंने खारिज कर दिया और यह माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इनमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो देखो, आप इसमें छोटे मोटे संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना के अंदर, बट बुनियादी ढांचे में इस प्रस्तावना के अंदर कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो देखो, मोटा मोटा आपको 2 पॉइंट पता लग गए। पहला पॉइंट कि 1960 में बेरुवारी जो केस होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो मानने से इनकार कर दिया कि भाई प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, परंतु 1973 में केशवानंद भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपकी जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान के एक अनूठ अंग है, यानी हिस्सा है। अब कुछ मत आते हैं कि एम मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या बोला? उन्होंने कुंडली बोला। दैट्स इट, इससे ज्यादा मत याद। आगे, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का एक क्या है? विचार है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हमारे। वही सुभाष कश्यप ने उद्देशिका, अब देखो एक चीज में क्लियर करूं, उद्देशिका और प्रस्तावना मतलब एक ही है। तो इन्होंने उद्देशिका के महत्व को समझने हुए कहा कि संविधान शरीर है, तो उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है वो उसकी आत्मा है, प्रियम्बल। उद्देशिका आधारशिला है जो संविधान में उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है, यहाँ पे अट्टालिका मतलब बिल्डिंग है। उद्देशिका की शब्दावली, सबसे पहले जो मैंने शब्द बताया था भाई क्या आया था? सोवरेन आया था, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय गणराज्य आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपनी किसी भी आंतरिक विदेशी नीति निर्धारित करने तथा किसी भी देश के साथ संधि व मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। संपूर्ण का मतलब होता है एक तरह से आपके ऊपर किसी भी अन्य बाहरी या आंतरिक रूप से कोई भी दबाव ना होना और आप स्वतंत्र हो कि आप कोई भी दूसरे देश से क्या आपको व्यापार करना है क्या नहीं कर। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो भारत ने अगर डिसाइड किया कि हम चाइना से व्यापार नहीं करेंगे तो जी नहीं होगा, भारत स्वतंत्र है, हमारे पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। बट अगर वहीं में हमारे भारत का कोई राज्य है वो चाहता है चाइना से व्यापार करना और भारतीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो नहीं चाहती कि चाइना से व्यापार हो, तो भारत के राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वह बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के वो किसी अन्य देश से स्वतंत्र रूप से व्यापार करें। उन्हें गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि हमारे राज्य सोवरेन नहीं है बट हमारा देश सोवरेन है। ठीक है, अब आता है सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। ये कब जोड़ा गया था? ये 1976 में जुड़ेगा 42वें संविधान संशोधन में। और कहां से आएगा ये शब्द? ये आएगा आपका फ्रांस से। संविधान की प्रस्तावना में यह वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि भारत के धर्म के मामले में ना तो धर्म विरोधी है और ना ही धर्म प्रचारक है। यानी कि भारत का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम ना तो किसी धर्म के विरोधी हैं और ना ही हम किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देंगे। हम न्यूट्रल रहेंगे, हम धार्मिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि यह भी सभी धर्मों को तटस्थ भाव से सम्मान और संरक्षण प्रदान करे। सिंपल सा मोटा मोटा इसका मतलब यही है कि भारत स्टेट यानी इंडिया
हम ना तो किसी धर्म को माने, हम ना तो किसी धर्म को विरोधी बनेंगे, ना ही किसी धर्म का स्पेशल प्रचार करेंगे। हम सभी धर्मों को एक कसौटी पर तोलेंगे जिसमें सभी धर्म बराबर होंगे और भारत सरकार यानी स्टेट यानी इंडिया किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। अब आती है समाजवादी, सोशलिस्ट, ये दूसरा शब्द जो कि हमने फ्रांस से जोड़ा था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी से अभिप्राय है लोकतंत्रात्मक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति करना। समाजवादी की संभावना, समाजवादी की भावना उद्देशिका के आर्थिक न्याय और धारणा और संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में पहले से ही विद्यमान है। उद्देशिका में समाजवाद शब्द से को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवादी में अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया, मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे मोटा मोटा दो चीज बदला है। पहले एक साम्यवाद शब्द यूज किया है, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद का मतलब यह है कि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर रहेगी, ठीक है, और स्टेट के पास बिल्कुल भी पावर नहीं रहेगी, जैसे नाम मात्र पावर रहेगी, ठीक है। और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि स्टेट के पास भी पावर होगी और उसके जो छोटे छोटे राज्य हैं उसके पास भी पावर होगी। देखो मैं बार बार जो स्टेट बोल रहा हूँ, मैं इस यहाँ पे मैं स्टेट डिनोट कर रहा हूँ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी इंडिया को, भारत के छोटे छोटे राज्यों को नहीं बोल रहा, ठीक है ना। बट भारत ने कौन सी नीति अपनाई? भारत ने मिश्र नीति अपनाई कि हम अपने छोटे छोटे राज्यों को शक्तियां भी देंगे बट लिमिटेड देंगे, और ना ही उनको अनलिमिटेड शक्तियां नहीं देंगे, लिमिटेड शक्तियां। अब आता है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से अभिप्राय, लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। भारत में जनता या लोगों शासन सत्ता के अंतिम स्रोत है। सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी कितने प्रकार का न्याय हो गया? 3 प्रकार का न्याय आश्वासन देता है, ठीक है। इसके बाद आता है गणराज्य यानी रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राज्याध्यक्ष क्या होगा? सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत ना होकर निर्वाचित प्रतिनिधि ही हो सकता है और सभी सार्वजनिक पद पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को लिए खुले होते हैं। भारत में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं, वर्ग नहीं। अब देखो मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब है उस देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट वो वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता चुनेगी उसको। हमारा भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो वो है आपके हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। क्या राष्ट्रपति वंशानुगत होते हैं? जी नहीं। हम एमएलए को चुनते हैं, एमएलए एक राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। बट अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो क्या ब्रिटेन रिपब्लिक स्टेट है? जी नहीं। ब्रिटेन में आज भी क्राउन रूल चलता है। इट मीन्स कि वहां पे राजा का शासन है। अभी अभी हाल ही में नए राजा चुने गए हैं, किंग जॉर्ज, आई थिंक, अगर मैं ठीक है, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है वो आपका रिपब्लिक स्टेट नहीं है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय थे, मैंने बता ही दिया है। सामाजिक न्याय में क्या मतलब भाई? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी आधार पर नागरिकों के साथ मतभेद करने के राज्य रोकेगा, यानी किसी भी प्रकार से राज्य भेदभाव नहीं करेगा अपने नागरिकों के बीच में। फिर आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का शाब्दिक अर्थ है कि लोगों द्वारा उनकी संपत्ति, आय, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी भारत सरकार किसी के साथ ये आधार लेकर भेदभाव नहीं करेगी कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम ये हो वो, ठीक है ना। बट भारत सरकार क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारे प्रेमबल में ये शब्द जुड़ा पड़ा है कि आर्थिक न्याय मिलेगा, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व। भारत के संविधान में नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की हो गई। यहाँ पे समानता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित अथवा नियुक्त के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। फिर आती है बंधुत्व। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा,
राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प प्रदान किया जा सकता है। अखंडता क्या है? संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तीसरा शब्द था ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और ये जो संविधान संशोधन किया था, कहाँ से आया था ये शब्द? ये फ्रांस से आया था ये शब्द। इसका को मूल उद्देश्य भारत की एकता अखंडता को स्पष्ट व सुनिश्चित करना। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात राज्यों का संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब आते हैं महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय है, ठीक है ना, तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ, तो ये रूसी क्रांति से आए थे। ठीक है, बट वहीं मैं बोलूँ 3 शब्द थे प्रस्तावना के, कौन सी? बंधुता, सेकुलर, ये शब्द हमारे फ्रांस से आए हैं। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है भाई? 1 बार हुआ है। कब हुआ था? ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? तो वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। यानी भारतीय संविधान को इसकी आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने बोला है। अब N.A. पालकीवाला कौन थे? ये एक बहुत बड़े वरिष्ठ वकील थे हमारे। ठीक है, पालकीवाला ने क्या बोला? तो पालकीवाला ने बोला है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड बोला है। ठीक है, वही दोबारा रिवाइज करा दूं। ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला? आत्मा बोला। पालकीवाला साहब ने क्या बोला? आइडेंटिटी कार्ड बोला। ठीक है, उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसने कहा? मतलब की कहा गया है कि उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये कहा था आपके सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से? 1960 में। कौन सा केस था? बेरूवल्ली केस था। ठीक है, अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस से लिया गया है। देखो आ गया ना ये 3 शब्द। 1942 संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। ठीक है, और उसके बाद कभी नहीं हुआ। कहां से शब्द जुड़े? 3 फ्रांस से जुड़े। अर्नस्ट वॉकर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट बोला। की नोट बोला है, वही मैं बोलूं खाली कुंजी, वो बोला है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब आ गए हैं हमारे प्रश्न। ये चैप्टर हो गया है खत्म, इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेखित नहीं है? गणराज्य का है? जी है। स्वतंत्रता? जी है, 5 प्रकार की बता रखी है। गणतंत्रता भी थे, बट धर्मनिरपेक्ष ये शब्द नहीं था। ये शब्द जुड़ा है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेष अधिकार का अभाव है? देखो विशेष अधिकार का अभाव यानी किस भारत के किसी भी नागरिक को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सबके सब समान है। तो इसका क्या बंधुत्वता है? जी नहीं। संप्रभुता है? जी नहीं। स्वतंत्रता है? जी नहीं। समानता, ये समानता शब्द ही डिसाइड करता है कि भारत के सारे नागरिक सारे नागरिक क्या है? समान है, उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। अभाव का मतलब है नहीं दिया जाना। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो भाई ये हुआ है 1 बार। कब हुआ था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है भाई, क्या जुड़ा? 3 शब्द जुड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता है। तो देखो भारतीय संविधान अपना जो शक्ति है वो कहां से प्राप्त करता है? वो भारत की जनता से ही तो प्राप्त करता है। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार कहां? जनता की शक्ति, भारतीय जनता से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बोला? तो आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र, ये किसने बोला था आपका? ये बोला था आपका N.A. पालकीवाला साहब ने। ठीक है, एक बहुत वरिष्ठ वकील रह चुके हैं, ये वरिष्ठ वकील थे ये। उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। क्या कौन सा था भाई? क्या भीम सिंह वाला था? जी नहीं। क्या संग्राम? ये भी नहीं। तो कौन सा था? ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो
प्रस्तावना को मान्यता दे दी गई कि यह भारत का संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का डैश आदर्श से लिया गया है। ठीक है, ये तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं? न्याय जो है वो हमने रूसी क्रांति से लिया है। ठीक है, होप सो ये चीज क्लियर हो गई हो। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है आपका भाईचारा यानी बंधुत्व। ये यहाँ की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पाठ में परिवर्तन करने वाले संविधान संशोधन अधिनियम का नाम क्या था? सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ यानी संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, वो कौन सा था? वो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द पद जोड़े गए? तो इसमें जो शब्द पद जोड़े गए थे ये आपके सबसे पहले कहां से आए थे? ये फ्रांस से आए थे। पहले जुड़ा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? तो देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये रूसी क्रांति, ये सॉरी फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, देखो मैं क्लियर करता हूँ। जो न्याय था, जो 3 प्रकार के न्याय थे, वो रूसी क्रांति से, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता ये रूसी क्रांति से लिए गए। ठीक है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिसके बारे में हमने सोचा था और इतने लंबे समय से इनका सपना देखा था। तो ये है आपका, इसका जो सही आंसर है वो है आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने बोला था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो भाई कुंडली तो किसने बोला था? तो ये आपका बोला था के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने बोला था। और निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा क्या नहीं है? ठीक है, केशवानंद भारती में तो माना था कि संविधान उद्देश्य का भारतीय संविधान का हिस्सा है, ये 1973 में हुआ था। तो ये था आपका बेरूबरी संघ, बेरूबरी स्टेट ऑफ यूनियन, ये वाला मामला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पड़ता 15, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द पदों को किस माध्यम से जोड़ा गया? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत बार रिपीट हो रहा है, देखो गिने चुने 4-5 क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं बस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो ये कौन सा था? ये अखंडता नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन में फ्रांस से लेकर जोड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो संघवाद है। ये हमारे संविधान में ऐसे शब्द तो कोई है ही नहीं भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसे मत भूलना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 22 जनवरी 1947 को हमने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, उद्देश्य संकल्प यानी प्रस्तावना को किस नाम से? प्रेम्बल के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होगा? तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका है आंसर गणराज्य। हम रिपब्लिक हैं, रिपब्लिक जब होता है तो उस देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो जनता चुनती है। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो वो है आपका साम्यवाद नहीं है। ठीक है, कौन सा? साम्यवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो देखो समानता तो जी है, संघ भी है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष भी है, बट महासंघ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का महासंघ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो इसका इंग्लिश में कहेंगे आप सोवरेन, और सोवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23, समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? जी 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को डैश से लिया गया है, तो वो रूसी क्रांति है। कहीं फ्रांसीसी क्रांति लगा दो, इसका सही आंसर रूसी क्रांति है। न्याय जो 3 प्रकार का हमारी संविधान सब प्रस्तावना में लिखा है वो रूसी क्रांति से लिया है। किस वर्ष शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? रिपीटेड क्वेश्चन है, 1976 में जोड़े गए। ठीक है, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो ये क्या है भाई, ये आपका कौन सा है, ये केशवानंद भारती। बट बेरूवाली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किस हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, यानी कुंडली किसने बोला, किसको बोला? तो वो हमारी उद्देशिका यानी प्रस्तावना को बोला था। किसने? के एम मुंशी ने क्या बोला? कुंडली बोला। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, किसने मतलब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण कर लिया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को ये पेश करेंगे। कौन? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो देखो अब ये चैप्टर हो गया है मेरी तरफ से खत्म। होप सो आपको चीजें समझ में आई हो। आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।